Today we discuss about anti-epileptic drugs. Now before that we must know what is epilepsy. epilepsy हमारे आजू बाजू में हम बहुत सारे पेशेंट देखते हैं epilepsy के, जिसे मराठी में अपस्मार और हिंदी में मिर्गी भी कहते हैं। कई लोग उसे फिट्स के नाम से भी पुकारते हैं। लेकिन ये epilepsy है क्या? इसमें आपने देखा होगा epilepsy का पेशेंट सभी ने कहीं ना कहीं देखा है। epilepsy के पेशेंट में बहुत ज़्यादा झटके देता है वो पेशेंट और अनकॉन्शियस हो जाता है। उसमें सलाइवेशन भी स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी यूरिनरी कंट्रोल भी नहीं रहता और इसके कारण और पेशेंट आफ्टर एपिलेप्टिक अटैक अगर उसको पूछा जाए कि क्या हुआ था तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता, मतलब पेशेंट पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो अनकॉन्शियस स्टेट में नहीं जाते, इसलिए एपिलेप्सी अनकॉन्शियस और विदाउट अनकॉन्शियसनेस से कैरेक्टरिस्टिक है इसकी एपिलेप्सी की। अभी एपिलेप्सी है क्या? तो नेक्स्ट स्लाइड है। व्हाट इज एपिलेप्सी? These are a group of disorders of the CNS। एक तो आप ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ CNS कहो या CNS डिसऑर्डर्स कहो। व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, यानी कि ये कोई एक टाइप का डिसऑर्डर नहीं है, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स आएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सीज आर देयर डिपेंडिंग ऑन द CNS, पार्ट ऑफ CNS, दैट्स वाई। अब ये एपिलेप्सी होता क्यों है? वाई द एपिलेप्सी इज़ देयर, और एपिलेप्सी में सीजर्स क्यों आते हैं? तो इसका मेन कारण है कि इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि एपिलेप्सी क्यों डेवलप होती है? बिकॉज ऑफ ब्रेन इंजरी। अगर ब्रेन को इंजरी हो गई या फिर ट्यूमर हो गया, स्ट्रोक हो गया, या फिर कोई प्रीवियस इन्फेक्शन है ब्रेन का, मेनिंजाइटिस है, या फिर बर्थ डिफेक्ट है, यानी हो सकता है कि जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम हो और उसके कारण आपको सीजर्स आए। और मोस्ट ऑफ द एपिलेप्सिस में तो जो कॉज है वो भी पता ही नहीं रहता, अननोन कॉज होता है, एंड दैट्स वाई ये एपिलेप्सी बहुत ही महत्वपूर्ण डिसऑर्डर है। नाउ अब ये एपिलेप्सी में एक्चुअली सीजर्स क्यों आते हैं और बार बार आते हैं? वाई द रिकरेंट सीजर्स आर देयर? तो आप सभी को पता है कि हमारे CNS में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जो कि एक न्यूरॉन पर जनरेट होता है और वहाँ से फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन पर पास होता है। लेकिन हर टाइम पर एक्साइटेशन ही नहीं होता, हमारा ब्रेन हर टाइम एक्साइटेशन स्टेट में नहीं रहता, तो कुछ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स भी होता है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स ही हमने इसके पहले पढ़े हैं। तो ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं कि एक्साइटेशन के बाद आपका जो न्यूरॉन है उसको रेस्ट करने के लिए इनहिबिशन होता है, और जब एक्साइटेशन होता है तो सोडियम एंटर करता है, और जब इनहिबिशन होता है तो क्लोरीन एंटर करता है। तो इस तरीके से ये इनहिबिटरी न्यूरॉन और एक्साइटेटरी न्यूरॉन दोनों साथ में काम करते हैं। बट व्हाट हैपन, अगर बार बार एक्साइटरी न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे और इनहिबिटरी न्यूरॉन उसका काम ठीक तरह से ना कर सके, तो व्हाट हैपन, द सीजर्स आर प्रोड्यूस्ड, and that's why the epilepsy is, these are a group of disorder of the CNS characterized by paroxysmal cerebral dysarrhythmia, और इसमें मेन है सीजर्स, दैट इज लॉस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये विथ और विदाउट कॉन्शियसनेस होता है एपिलेप्सी। बॉडी मूवमेंट्स यानी कि कन्वर्जेंस और सेंसरी और साइकेट्रिक फिनोमिना, दिस इज द एपिलेप्सी। नाउ द एपिलेप्सी आर डिफरेंट टाइप्स। एपिलेप्सी के बहुत सारे टाइप्स हैं। डिपेंडिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व, the epilepsies are classified into two types, generalized and second one is the partial. In generalized epilepsy, if the entire brain is involved, then the generalized seizures will result, and if the limited area of the brain involved, then partial seizures are there. Now what is generalized seizures? इट इज़ कॉमनेस्ट, मीन्स बहुत कॉमन है ये,
और 1 to 2 मिनट के लिए इसका अटैक रहता है एपिलेप्सी का। जो और स्टार्ट जो होता है तो पेशेंट को फील होगा कि अभी एपिलेप्सी का अटैक आने वाला है। जो स्टार्टिंग है, जो उन्हें लगता है कि अभी अटैक आएगा, दैट इज़ कॉल्ड ऑरा। आफ्टर दैट द पेशेंट क्राई एंड गोज इनटू द अनकॉन्शियस स्टेट। देन टोनिक स्पाज्म ऑफ ऑल बॉडी मसल्स, सभी बॉडी मसल्स स्टीफ हो जाती है और क्लोनिक जर्किंग और जर्क मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। एंड देन पेशेंट गोज टू द प्रोलॉन्ग स्लीप एंड डिप्रेशन ऑफ ऑल सीएनएस फंक्शंस। 1 से 2 मिनट के लिए पूरे सीएनएस के फंक्शन स्लो हो जाते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द अब्सेंट सीजर। नेक्स्ट जो एपिलेप्सी का टाइप है दैट इज़ अब्सेंट सीजर। यहाँ पर कोई भी सीजर्स आपको दिखाई नहीं देगा। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेटिट माल एपिलेप्सी। इट इज़ प्रीवैलेंट इन चिल्ड्रन, यानी ये मोस्टली चिल्ड्रन में दिखाई देता है। इसका भी जो इफेक्ट है वो 1 to 2 मिनट के लिए होता है। देन लॉस ऑफ इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। देन आफ्टर दैट नो मस्कुलर कंपोनेंट्स और लिटिल बायलैटरल जर्किंग इज देयर। मतलब एक तो सीजर्स हो भी सकते हैं, जर्किंग मूवमेंट हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइप इज अटोनिक सीजर्स। Here the unconsciousness with relaxing of all muscles due to excessive inhibitory discharges। यानी बहुत ज़्यादा इनिबिशन होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट, यानी स्लीप में चला जाता है। और सारे जैसे आपको हिप्नोटिक पे आफ्टर गिविंग द हिप्नोटिक्स पेशेंट जैसे पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है, सारे मसल्स और सारे सेंटर्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, वैसे ही यहाँ पर अटोनिक सीजर्स में मिलेगा। देन आफ्टर दैट द मायोक्लोनिक सीजर्स। यहाँ पर आफ्टर इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद जैसे पूरी बॉडी जर्क करती है, वैसे ही यहाँ पर मायोक्लोनिक सीजर्स आते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द इन्फेंटाइल स्पाज्म। तो ये मोस्टली तो एपिलेप्सी का टाइप नहीं है, यानी बहुत जो इन्फेंट्स बच्चे होते हैं, एकदम छोटे बच्चे होते हैं, उनमें झटके आने के चांसेस होते हैं, ऐसे सीजर्स दिखाई देते हैं। लेकिन ये एपिलेप्सी का टाइप नहीं है। आफ्टर जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं ये एपिलेप्सी अपने आप उनकी ठीक हो जाती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज़ द पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें ब्रेन का कुछ ही हिस्सा इन्वॉल्व होता है। इन दैट फर्स्ट टाइप पार्शियल सीजर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें फर्स्ट टाइप है सिंपल पार्शियल सीजर। अब ये सिंपल पार्शियल सीजर्स में मोस्टली 1 to 2 मिनट के लिए इसका अटैक होता है। कन्वर्जन्स आते हैं, मोस्टली जो ग्रुप ऑफ मसल्स है या फिर एक स्पेशल लोकलाइज्ड एरिया, एक एरिया में वहाँ पर कन्वर्जन्स आएंगे। उसी जैसे एक पर्टिकुलर बॉडी का एक हिस्सा उसमें इन्वॉल्व रहेगा और ये विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। जैसे कि एक हार्ट की मूवमेंट अगर पर्सन करने लगता है तो वही हार्ट बार बार मूव होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हार्ट का तो वो 10 बार बेंड करेगा, बस 1 to 2 मिनट के लिए वो बेंडिंग होगी अपने आप और उसके बाद अटैक रिलीव हो जाएगा। नेक्स्ट द कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। हियर द अटैक्स जो है पेशेंट बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में होता है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होता है। द इमोशनल चेंजेस होता है, इमोशनल चेंजेस भी इसमें दिखाई देंगे और आपको ये अटैक 1 to 2 मिनट के लिए कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर का आएगा। हियर द ऑरा प्रोसीड होता है, जैसे कि मतलब पेशेंट को अगर अटैक आना है तो उसके पहले उसको सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और मोस्टली कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर जो है वो टेम्पोरल लोब अफेक्ट करता है। टेम्पोरल लोब पर जितने भी सेंटर्स होंगे वही, और जो बॉडी की मूवमेंट्स है उतना ही पार्ट सिर्फ अफेक्टेड रहेगा। द नेक्स्ट इज सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। यहाँ पर दोनों सीजर्स आपको दिखाई देंगे। जैसे कि सबसे पहले पेशेंट को पार्शियल सीजर होगा, यानी पार्शियल सीजर्स आएंगे और देन कन्वर्टेड इनटू द जनरलाइज सीजर्स, यानी कोई किसी एक पार्ट पर एक्साइटेशन स्टार्ट होगा ब्रेन के और फिर वो पूरी सीएनएस में फैल जाएगा। दैट्स वाई
पेशेंट को पहले पार्शियल सीजर्स दिखाई देंगे और फिर उसके बाद जनरलाइज सीजर्स, टोनिक क्लोनिक सीजर्स दिखाई देंगे. These are the types of seizure. Here the seizures are, there are two types. Partial seizure, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि one part only part of the brain is involved. यहाँ पर generalized seizure में whole brain is involved. Now the generalized seizures में absence, then myoclonic seizures, jerking movement of body. absence seizure में देखिए आप वहाँ पर एक symptom दिया है, that is the blinking विदाउट फॉलिंग आई. यानी आप एक जगह देखने लगेंगे तो एक ही जगह देखते रहेंगे, आपकी आइज़ बिल्कुल ब्लिंक नहीं होगी. देन मायोक्लोनिक में जर्किंग होता है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी. देन टोनिक क्लोनिक में स्टिफनिंग, फॉलिंग एंड जर्किंग ऑफ द बॉडी, यानी आपकी पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है, आप नीचे गिर जाते हो और जर्किंग मूवमेंट होती है. देन टोनिक में टोनिक और अटॉनिक दोनों में फॉलिंग हेविली टू द ग्राउंड, आप धड़ से नीचे गिर जाओगे और आप अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाओगे. द नेक्स्ट इज पार्शियल सीजर्स में है सिंपल सीजर. सीजर एक्टिविटी व्हाइल द पर्सन इज अलर्ट, यानी आपको समझ में आएगा कि अभी मुझे अटैक आने वाला है. आफ्टर दैट कॉम्प्लेक्स सीजर, सीजर एक्टिविटी विथ चेंज इन अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, यानी ऑरा, उसी को कहेंगे हम ऑरा, यानी आपको सराउंडिंग में चेंजेस दिखने लगेंगे जब आपको सीजर्स आने वाला रहेगा तब. और लास्ट है आपका सेकेंडरी जनरलाइज सीजर्स. सीजर एक्टिविटी बिगिन एट वन एरिया एंड देन स्प्रेड्स, यानी किसी एक पार्ट पर आपको मूवमेंट दिखाई देगी, उसके बाद पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी. These are the types of epilepsy. Now अब इस पर हमें ट्रीटमेंट क्या लेना है. तो बहुत से ड्रग अवेलेबल है एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए. उसमें सबसे पहले बार्बिचुरेट, जो कि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, बार्बिचुरेट ड्रग. देन डीऑक्सी बार्बिचुरेट ड्रग. देन हाइडेंटॉइन, एग्जाम्पल उसका फेनेटॉइन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है फेनेटॉइन. देन इम्यूनोस्टिल्बिन्स में एग्जाम्पल है कार्बामेज़ेपिन, ऑक्सीकार्बामेज़ेपिन. देन सक्सिनिमाइड, इथोसक्सिनिमाइड. देन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक वैल्प्रोइक एसिड, एग्जाम्पल इज डाइवैल्प्रोक्स. देन बेंजोडाइजेपिन्स. देन फिनिलट्रायाजीन्स, साइक्लिक गाबा, कार्बापेंटिन एनालॉग्स, एग्जाम्पल है प्रीगैबेलिन और कुछ न्यू ड्रग्स है. दिस ऑल ड्रग्स आर यूज फॉर एपिलेप्सी. अब आपको एक बात तो पता चल चुकी होगी कि जो सीजर्स है वो क्यों आ रहे हैं. वाई? बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ सोडियम आयन इनसाइड, बिकॉज ऑफ एक्शन पोटेंशियल. अगर एक्शन पोटेंशियल ही जनरेट नहीं होगा तो सीजर्स भी नहीं आएंगे. तो अगर हमें एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट करना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें सोडियम को इनसाइड नहीं जाना है. एंड दैट्स वाई हमें यहाँ पर जो एक्साइटरी न्यूरॉन्स है उनकी एक्टिविटी हमें कम करनी है. अगर हमें एक्साइटरी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम करनी है तो ऑब्वियसली हमें जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है उनकी एक्टिविटी इंक्रीज करनी होगी. और इनहिबिटरी न्यूरॉन को अगर एक्टिवेट करना है तो हमें इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है लाइक मोस्टली द गाबा, उसको हमें इन्हांस करना पड़ेगा. जैसे कि हिप्नोटिक और सेडेटिव में भी हमने यही देखा कि जो हिप्नोटिक्स है वो क्लोरीन को इनसाइड लेकर जाते हैं सेल के, और दैट्स वाई द इनहिबिशन इज देयर, कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता एंड दैट्स वाई द पेशेंट गोज इनटू द स्लीप. और यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक्साइटमेंट को कम करना है, और दैट्स वाई यहाँ पर भी हम एनहांस, तो मोस्टली जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है वो मेनली 3 मैकेनिज्म से काम करते हैं. एक तो फर्स्ट है उनका एनहांसमेंट ऑफ गाबा एक्शन. मोस्टली जो ड्रग्स है वो क्या करते हैं, गाबा एक्शन को एनहांस करते हैं.
दूसरा है इनहिबिशन ऑफ सोडियम चैनल फंक्शन, यानी सोडियम चैनल को इनहिबिट करते हैं। और तीसरा है इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम चैनल फंक्शन, क्योंकि कैल्शियम और सोडियम दोनों ही एक्साइटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर इन दोनों को भी हमें नहीं होने देना है। एंड दैट्स वाई ये 3 मैकेनिज्म है जिसके कारण एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए काम करते हैं। अदर मैकेनिज्म्स भी हैं, जैसे कि इनहिबिशन ऑफ ग्लूटामेट रिलीज और दूसरा है ब्लॉक ग्लूटामेट रिसेप्टर्स। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हमने डिफरेंट काइंड्स के बहुत सारे अबाउट 10 क्लासेस है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के। तो उनमें से हर क्लास का एक अलग मैकेनिज्म है, तो वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है बार्बिचूरेट्स। तो बार्बिचूरेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या करता है, इट प्रोलॉन्ग्स द गाबा मेडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग, राइट। मीन्स इट क्या करता है, बार्बिचूरेट अपनी बार्बिचूरेट गाबा रिसेप्टर पर बार्बिचूरेट की साइट पर बाइंड होता है और गाबा रिसेप्टर को मतलब क्लोराइड चैनल्स को ओपन करते हैं और दैट्स वाई द इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयंस और दैट्स वाई कॉजेज द हाइपरपोलराइजेशन। और जो पेशेंट है वो एक्साइटेशन वहाँ पर नहीं होता, इनहिबिशन होता है। द नेक्स्ट इज बेंजोडाइजेपिन्स। इसके बारे में भी हमने इसके पहले पढ़ा है। ये भी क्या करता है कि बेंजोडाइजेपिन की भी साइट होती है प्रेजेंट ऑन द गाबा रिसेप्टर और वो क्या करता है, जब भी बेंजोडाइजेपिन बाइंड होता है गाबा रिसेप्टर पर, वो गाबा की एक्शन को पोटेंशिएट करता है। अगेन द क्लोराइड चैनल ओपन होती है और हाइपरपोलराइजेशन होता है। द नेक्स्ट इज फेनिटॉइन, कार्बामेजेपिन, देन फेल्बामेट, देन इमोटिग्रीन एंड वैल्प्रोइक एसिड। इन सभी की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है ब्लॉक द वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल एट हाई फायरिंग फ्रीक्वेंसीज, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोडियम चैनल का फायरिंग हो रहा है, सोडियम चैनल जहाँ पर ओपन हो रहा है और इनसाइड जा रहा है बहुत सारा सोडियम आयंस, वहाँ पर ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं सोडियम चैनल्स को जहाँ पर फायरिंग फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा है। वह सिर्फ वहीं पर, यानी बाकी एरिया अफेक्ट नहीं होता, लेकिन ब्रेन में जो हिस्सा सोडियम चैनल ओपन जहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, वहाँ पर ये ड्रग्स क्या करेंगे, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे। देन नेक्स्ट इज वैल्प्रोएट, मे एनहांस द गाबा ट्रांसमिशन इन स्पेसिफिक सर्किट्स, यानी क्या करता है ये गाबा का ट्रांसमिशन एनहांस करता है इन अ स्पेसिफिक सर्किट्स। अब स्पेसिफिक सर्किट्स मीन्स व्हाट, अगेन द हाई फायरिंग फ्रीक्वेंसीज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सोडियम चैनल ओपन है, जहाँ पर बार बार सोडियम इनसाइड जाकर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, वहाँ पर वैल्प्रोएट क्या करेगा, गाबा ट्रांसमिशन एनहांस करेगा। ऑल्सो इट ब्लॉक्स द वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल, अगेन जहाँ पर हाई फायरिंग फ्रीक्वेंसीज है वहाँ पर ये क्या करेगा, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा। और नेक्स्ट इज द ब्लॉक द टी टाइप कैल्शियम चैनल्स ऑल्सो, क्योंकि कैल्शियम भी डिपेंड कर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी स्टिमुलेशन के लिए। नेक्स्ट इज इथोसक्सिमाइड, इट ब्लॉक्स स्लो थ्रेशोल्ड ट्रांजिएंट टी टाइप कैल्शियम चैनल्स इन द थैलामिक न्यूरॉन्स, थैलामस में के जो न्यूरॉन्स हैं वहाँ पर कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है इथोसक्सिमाइड। देन जो न्यूअर ड्रग्स है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जैसे कि इरिवर्सिबिलिटी इनहिबिट द गाबा ट्रांसमिनेज, यानी गाबा ट्रांसमिनेज को इनहिबिट करेगा इरिवर्सिबली, और टिगाबिन क्या करेगा, टिगाबिन इंटरफेयर्स विद द गाबा रीअपटेक। The next is the topiramate. It blocks the voltage dependent sodium channels at higher firing frequencies, increases the frequency at which the GABA opens chlorine channel. ये क्या करेगा, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा जहाँ पर भी हाई फ्रीक्वेंसीज है, और अगेन द गाबा को ओपन कर, गाबा पर बाइंड होकर ओपन करेगा क्लोरीन चैनल।
लेकिन सबकी जो साइट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है गाबा पर। एक ही जगह पर गाबा रिसेप्टर पर जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको वीडियो में बताया होगा कि गाबा की साइट जो है गाबा रिसेप्टर पर जो बेंजोडाइजेपिन की साइट है, बार्बिट्रेट की साइट है, वैसे ही टोपिरामेट की भी साइट है। देन आफ्टर दैट द गाबापेंटिन may modulate amino acid transport into brain and may interfere with the GABA reuptake, यानी गाबा को रीअपटेक होने से रीअपटेक नहीं होने देगा। रीअपटेक हमने पढ़ा है, जब कभी कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तो उसका रीअपटेक होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी एक्शन को अगर हमें बढ़ाना है तो उसका रीअपटेक अगर हमने इंटरफेयर कर दिया तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए गाबा उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और मोर टाइम के लिए टोरिन चैनल को ओपन करेगा। अगेन अब इंडिविजुअल ड्रग के बारे में देखेंगे। तो द फर्स्ट ड्रग इज़ फिनोबार्बिटोल। ये क्या है? गाबा फैसिलिटी है। इसके पहले ही हमने उसको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा है। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स है कि ये सेडेटिव एक्शन प्रोड्यूस करता है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इसे एडमिनिस्टर करें बहुत दिनों के लिए तो बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज प्रोड्यूस होती है, लर्निंग में इम्पेयरमेंट होता है, यानी मेमोरी और लर्निंग जो कैपेसिटी होती है हमारी वो ठीक से नहीं हो पाती। जो चिल्ड्रंस होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, मेंटल कन्फ्यूजन होता है इन केस ऑफ ओल्डर पेशेंट्स। और अदर भी एडवर्स इफेक्ट्स है लाइक द रैशेस, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड ऑस्टियोमलेशिया आफ्टर द प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ फिनोबार्बिटोल। अब इसके यूजेस क्या है? जनरलाइज और टोनिक क्लोनिक सीजर्स में हम इसको ले सकते हैं। आफ्टर दैट सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में 60 इसका डोज होता है 60 mg 1 to 3 टाइम्स अ डे इन अडल्ट्स, और चिल्ड्रन में होता है 3 to 6 mg per kg per day. Also it is used in status epilepticus, may be injected intramuscularly or intravenously, लेकिन स्टेटस एपिलेप्टिकस में बहुत स्लो रिस्पॉन्स मिलता है। एंड नॉट इफ़ेक्टिव इन अब्सेंस सीजर्स, जहाँ जो अब्सेंस सीजर्स है वहाँ पर ये इफ़ेक्टिव नहीं है। द नेक्स्ट ड्रग इज़ फेनिटॉइन, very important drug. It is most commonly used in epilepsy treatment. Phenytoin prolongs the inactivate state of voltage sensitive neuronal sodium channel and reduces the neuronal excitability. यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि जो ड्रग है वो बाइंड होता है फेनिटॉइन। यहाँ पर डिफरेंट ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दी है, मतलब मैंने 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस आपको इसके प्रीवियसली बताया था कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स 3 टाइप से काम करते हैं, और यहाँ पर इस डायग्राम में वही आपको शो हो रहा है कि कौन सा ड्रग कौन से मैकेनिज्म से वर्क करता है। द फेनिटॉइन, इट इज़ एब्सॉर्प्शन इज़ वेरी फॉर्मुलेशन डिपेंडेंट होता है, यानी टैबलेट कैप्सूल पर डिपेंड करता है। देन प्लाज्मा बाउंडिंग इसकी बहुत ज़्यादा होती है, हाईली प्लाज्मा बाउंड होता है। देन हम इसे इंट्रावेनसली इंट्रामस्कुलर रूट से ले सकते हैं। देन आफ्टर दैट द टी हाफ जो होता है, हाफ लाइफ जो है ड्रग का वो 12 to 24 आवर्स है। एंड इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स है, अगर हम इसको थेरापेटिक लेवल पे लेते हैं, यानी कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है और उसे फेनिटॉइन का ट्रीटमेंट शुरू है, वो अंडर थेरेपी है, तो उस पर्सन में गम हाइपरट्रॉफी हो सकता है, हायरसुटिज्म यानी बहुत सारी हेयर ग्रोथ हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, और ऑल्सो द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, then osteomalacia and hyperglycemia also. Then adverse effects at high plasma levels, यानी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी लेवल पर अगर फेनिटॉइन लिया जाए तो क्या हो सकता है, तो CNS पर उसका जो इफ़ेक्ट है वो है एटैक्सिया हो सकता है, वर्टिगो चक्कर आ सकते हैं, डिप्लोपिया, आपको बाय विजन मतलब
डबल डबल दिखेगा सब कुछ। देन ड्राउजीनेस, बिहेवियर अल्टरेशन, मेंटल कन्फ्यूजन हो सकता है और हेलुसिनेशंस दिखाई देते हैं। जीआईटी पर उसका इफ़ेक्ट है कि एपिगैस्ट्रिक पेन यानी स्टमक में पेन होगा, नॉशिया, वोमिटिंग, और जैसे ही आप खाना वगैरह खाओगे तो आपका ये सब पेन कम हो जाएगा। आफ्टर दैट द सीवीएस पर हाइपोटेंशन और अरिथमियाज। आफ्टर दैट यूज़ ऑफ फेनिटॉइन, हम फेनिटॉइन को कहाँ किस टाइप के एपिलेप्सिस में यूज़ कर सकते हैं, तो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ इफेक्टिव इन अपसेंट सीजर्स ऑल्सो, जो उसका डोज है वो 100 mg BD है यानी ट्वाइस अ डे, और मैक्सिमम डोज उसका 400 mg पर डे है। चिल्ड्रन में 5 to 8 mg पर kg पर डे। Also it is used in status epilepticus, occasionally used by slow IV injection. And after that ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सेकंड चॉइस है ड्रग का टू कार्बामेजेपिन, यानी मेन ड्रग ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में हम स्पेशली कार्बामेजेपिन ड्रग लेते हैं, लेकिन सेकंड अगर उसको अल्टरनेट लेना है दूसरा कोई ड्रग तो वो है फेनिटॉइन। आफ्टर दैट नेक्स्ट ड्रग इज कार्बामेजेपिन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पहले इसकी पढ़ चुके हैं। आफ्टर दैट उसके एडवर्स इफेक्ट्स है, इट इज़ डोज रिलेटेड न्यूरोटॉक्सिसिटी, यानी डिपेंडिंग ऑन द डोज ऑफ कार्बामेजेपिन जो एडवर्स इफेक्ट्स है उस पर डिपेंड करते हैं। ये सेडेशन प्रोड्यूस करता है, डिजीनेस, वर्टिगो, डिप्लोपिया एंड अटेक्सिया, जैसे फेनिटॉइन के जो भी सीएनएस पर इफेक्ट है वही। वोमिटिंग, डायरिया, जीआईटी पर इफेक्ट होंगे उसके। जिन एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, कोमा, कन्वर्जन्स भी हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो सकता है। अगेन द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, रैशेस, फोटोसेंसिटिविटी, हिपेटाइटिस, ल्यूपस लाइक सिंड्रोम एक्सेट्रा, and water retention and hypernatremia in the elderly as it enhances ADH secretion. ADH यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन, अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन ये इन्हांस करता है तो उस दैट्स वाई द वाटर रिटेंशन। एंड ऑल्सो इट इज़ teratogenic, means it passes the placenta also. Now what is the use of this carbamazepine? It is the most effective drug for CPS यानी complex partial seizures. First choice drug with phenytoin for generalized seizures and simple partial seizures. अगेन द ट्राइजेमिनल एंड रिलेटेड न्यूरोलजिया में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और मैनिया में हमने ये ड्रग पढ़ा भी है, तो मैनिया डिप्रेसिव इलनेस में और एक्यूट मैनिया में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी इसके 4 यूजेस है। एपिलेप्सी के साथ साथ ये मैनिया में भी यूज़ होता है। द नेक्स्ट ड्रग इज इथोसक्सिमाइड, इनहिबिट द टी टाइप कैल्शियम चैनल। एडवर्स इफेक्ट्स है इसके GI इंटॉलरेंस, टायर्डनेस, मूड चेंजेस, एजिटेशन, हेडेक, ड्राउजीनेस एंड इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट। यूज़ है ओनली अपसेट सीजर्स में हम इसको यूज़ करेंगे, बट यूज़ हैज़ नाउ डिक्लाइन एज मेनी कंसिडर वैल्प्रोइक एसिड टू बी सुपेरियर टू ईट, यानी अभी इसका यूज़ उतना होता नहीं है अपसेट सीजर में भी, उससे भी बहुत अच्छा इफेक्टिव ड्रग है, दैट इज़ द वैल्प्रोइक एसिड। नेक्स्ट इज द वैल्प्रोइक एसिड, ऑल्सो कॉल्ड सोडियम वैल्प्रोएट। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो मल्टीपल है। फेनाटाइन लाइक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन भी करता है, ऑल्सो कैल्शियम चैनल को भी इनहिबिट करता है, और जो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है गाबा उसका सिंथेसिस इंक्रीज करता है। इसका यूज़ है हाईली इफेक्टिव इन एब्सेंट सीजर्स मोस्टली। अभी हमने बताया कि फर्स्ट ड्रग इज़ वैल्प्रोइक एसिड एंड सेकंड ड्रग इज़ इथोसक्सिमाइड। देन ऑल्सो इट इज़ यूज्ड इन different types of epilepsies, myoclonic and atonic seizures also,
and mania and bipolar disorders also. The adverse effects of valproic acids are anorexia, means loss of appetite, then vomiting, loose motions, heartburn, then drowsiness, ataxia, tremors, then alopecia, that is baldness, then curling of hair, increased bleeding tendency, then hepatitis, pancreatitis, and high incidence of PCOD in young girls, polycystic ovarian disease, and also it is teratogenic. Again, the drug is lamotrigine. Next, it blocks the sodium as well as high voltage dependent calcium channels. ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसका यूज़ है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक्स करके यूज़ होता है, पार्शियल सीजर्स और जनरलाइज सीजर्स में यूज़ होता है, अब्सेंस एंड मायोक्लोनिक एंड अकाइनेटिक एपिलेप्सी में भी यूज़ होता है. देन नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट्स, स्लीपनेस, डिजीनेस, डिप्लोपिया, अटैक्सिया, वॉमिटिंग एंड इट इज़ कार्बामेज़ेपिन और फेनिटॉइन से ये ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं पेशेंट इसको. और then next is gabapentin. It enhances the GABA release in brain. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये गाबा का रिलीज इंक्रीज करता है. डज नॉट एक्ट एज अगोनिस्ट एट गाबा रिसेप्टर. ये कहीं पर बाइंड नहीं होता गाबा रिसेप्टर पर, लेकिन गाबा का रिलीज इंक्रीज करता है. इट रिड्यूसेस द सीजर्स फ्रीक्वेंसी इन रिफ्रैक्टरी पार्शियल सीजर्स with or without generalization, effective in SPM and CPS. The manic depressive illness and migrainic. Adverse effects है इसके mild sedation, tiredness, dizziness and unsteadiness. Then vigabatrin, the inhibitors of GABA transminase which degrades the GABA. एक एंजाइम है गाबा ट्रांसमिनेज, इज एंजाइम विच डिग्रेड्स द गाबा. अगर हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए गाबा उसके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होना चाहिए तो हमें गाबा को डिग्रेड होने से बचाना पड़ेगा. और ये क्या करता है विगाबेट्रिन, ये गाबा ट्रांसमिनेज को इनहिबिट करता है. दैट्स वाई द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए गाबा रिसेप्टर पर अवेलेबल रहता है. इफेक्टिव इन रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सिस. एडवर्स इफेक्ट्स है बिहेवियरल चेंजेस, डिप्रेशन एंड साइकोसिस, ड्राउजीनेस, एमनेशिया, विजुअल फील्ड कॉन्ट्रैक्शन, मोटर डिस्टर्बेंसेस, एजिटेशन इन चिल्ड्रन. देन tiagabine. Next, this is the last drug. It is recently developed anticonvulsant drug है. recently ये newer drugs है पूरे अभी तक जो बताए मैंने वो सारे. It add on mostly used in partial seizures with or without secondary generalization. और उसका mild adverse effects है mild sedation, nervousness, amnesia and abdominal pain. This is all about anti-epileptic drugs. Thank you.